नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास विषय के इस वीडियो में। आज हम बाल विकास विषय में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सृजनात्मकता। क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है सृजनात्मकता। इसे हम समझेंगे कि सृजनात्मकता क्या होता है। इसे अंग्रेजी में कहते हैं क्रिएटिविटी। क्या कहते हैं? अंग्रेजी में क्रिएटिविटी कहते हैं और इसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि ये क्रिएटिविटी होता क्या है। तो देखिए साथियों, अगर हम सृजनात्मकता को समझने का प्रयास करें, किसे? सृजनात्मकता को समझने का प्रयास करें, तो जब हम इसे देखेंगे तो इसके सबसे पहले हम अर्थ को समझेंगे कि इसका अर्थ होता क्या है। तो सृजनात्मकता जो शब्द होता है वो किससे? अंग्रेजी के सृजनात्मकता शब्द अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बना है। किससे बना है? अंग्रेजी के क्रिएटिविटी से बना है और जिसका अर्थ क्या होता है? नवीन उत्पाद की रचना करना। क्या होता है जिसका अर्थ? नवीन उत्पाद की रचना करना। ये होता है सृजनात्मकता का अर्थ। ठीक है, अभी हम आगे इसको और भी अच्छे से समझेंगे और इस पर देखिए जो काम शुरू हुआ, अधिक जो जो ध्यान दिया गया वो कब? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से इस पर अधिक ध्यान दिया गया। ये पॉइंट आपको दिख रहा है और इसके संबंध में जो कुछ प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं और उन्होंने क्या परिभाषाएं दी हैं, आगे हम उनको समझेंगे। तो अगर हम सृजनात्मकता से संबंधित मनोवैज्ञानिकों को देखें तो सबसे पहले हैं फादर कामिल बुल्के, क्रो वाक्रो, जेम्स ड्रेवर, कोल एवं ब्रूस, मेडनिक, आई ए टेलर, गिलफोर्ड व मेरीफील्ड, टोरेंस, वी के पासी और बाकर मेहंदी, जो कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय से, और वी के पासी कहाँ से थे? इंदौर विश्वविद्यालय से। तो अब हम कुछ मनोवैज्ञानिकों की परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इधर से प्रश्न यूपी टेट एग्जाम में बन जाता है। तो क्रो ने क्या कहा है सृजनात्मकता के संबंध में? तो सृजनात्मकता को इन्होंने क्या कहा? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। ये कहा क्रो ने। क्या है? मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया। हमें इधर से याद रखना है, ये जो मेन शब्द है मौलिक परिणामों, अगर ये आ रहा है परिभाषा में सृजनात्मकता की, तो ये परिभाषा किसने दी है? क्रो ने। ठीक है, इसके बाद है अगली परिभाषा फादर कामिल बुल्के की। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया क्रिएटिविटी का अर्थ रचनात्मक सर्जक। क्या? रचनात्मक सर्जक इन्होंने माना है। तो हमें ये शब्द याद रखना है इस परिभाषा में। क्या? रचनात्मक सर्जक। अगर रचनात्मक सर्जक आ रहा है सृजनात्मकता की परिभाषा में, तो ये किसने दी है? फादर कामिल बुल्के ने। ठीक है, इसके बाद अगर हम जेम्स ड्रेवर की परिभाषा को समझें तो इन्होंने क्या बताया? सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है। किसमें? नवीन रचना या उत्पादन में होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद कोल एवं ब्रूस, ये मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा मौलिक उत्पादन के रूप में मानव मन की ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया। तो अब हमें इसमें क्या याद रखना है? इसमें हमें साथियों याद रखना है कि ग्रहण करने, ठीक है, एक ये शब्द, इसके बाद अभिव्यक्त करने, दूसरा ये शब्द, और तीसरा गुणांकन करने। ठीक है, ये तीन शब्द याद रखने हैं कोल एवं ब्रूस में। क्या? पहला है ग्रहण करने, दूसरा है अभिव्यक्त करने, और तीसरा क्या है? गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया। क्या कहलाती है? सृजनात्मकता कहलाती है। तो ये हमें याद रखना है। तो अब हम अगर परिभाषाओं को समझें एक शब्द में, तो अगर मौलिक परिणामों आ रहा है सृजनात्मकता की परिभाषा में साथियों, तो हमें क्या याद रखना है? क्रो। ठीक है, क्रिएटिविटी का अर्थ अगर रचनात्मक सर्जक आ रहा है तो हमें फादर कामिल बुल्के याद रखना है। और अगर नवीन रचना या उत्पादन शब्द आ रहा है तो हमें क्या याद रखना है? जेम्स ड्रेवर। क्या याद रखना है? जेम्स ड्रेवर।
और अगर आ रहा है ग्रहण करने, अभिव्यक्त करने और गुणांकन करने की योग्यता एवं क्रिया, तो ये आती है कोल एवं ब्रूस। ठीक है, ये परिभाषा किसने दी है? कोल एवं ब्रूस ने। तो इस तरीके से हमने आपको सृजनात्मकता की कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं आपको बताई और उनको याद करने की हमने आपको ट्रिक भी बताई कि हमें किस तरीके से सृजनात्मकता को याद करना है। ठीक है साथियों, सृजनात्मकता का अर्थ होता है नई सोच। ठीक है, अगर हम इधर समझने का प्रयास करें, इधर हम समझें सृजनात्मकता का जो अर्थ होता है, सृजनात्मकता का अर्थ साधारण शब्दों में अगर हम समझें, नई सोच या नए विचार, क्या या नए विचार। ठीक है, ये होता है सृजनात्मकता का अर्थ। तो ये आपको याद रखना है। अभी आगे और अच्छे से इसे हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आगे हम समझेंगे सृजनात्मकता के तत्व एवं गुणों को। किसे समझेंगे? सृजनात्मकता के तत्व एवं गुणों को समझेंगे। तो यहाँ से ये प्रश्न बन चुका है यूपी टेट एग्जाम में। सृजनात्मकता के कितने तत्व हैं? 4 तत्व हैं, जिसमें सबसे पहला है प्रवाह। क्या है? प्रवाह, जिसे हम कहते हैं फ्लुएंसी। क्या कहते हैं? फ्लुएंसी। इसके बाद दूसरा है विविधता। क्या है? विविधता। इसी इसमें विविध लिखा हुआ है, तो इधर अगर विविधता भी लिखा है तो आप समझ जाइएगा कि ये सृजनात्मकता का ही तत्व है, जिसे हम कहते हैं वैरायटी या फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक। इसके बाद तीसरी है मौलिकता। मौलिकता को कहते हैं ओरिजिनलिटी। ठीक है। इसके बाद अगला है विस्तारण, इलेबोरेशन। तो ये आपको याद रखना है कि सृजनात्मकता के 4 तत्व हैं। पहला है प्रवाह, दूसरा है विविधता। ठीक है, अगर इधर विविधता भी लिखा मिल रहा है आपको तो परेशान नहीं होना है। इसके बाद अगला है मौलिकता और इसके बाद है विस्तारण। सृजनात्मकता के 4 प्रमुख तत्व हैं, ये आपको याद रखना है। यहां से प्रश्न बन जाता है कि सृजनात्मकता, निम्न में से सृजनात्मकता का कौन सा तत्व नहीं है? ये 3 दिए होंगे और 1 नहीं होगा और वही उसका उत्तर होगा। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगर हम प्रवाह के अंतर्गत देखेंगे, फ्लुएंसी के अंतर्गत, अगर आपको इधर से भी प्रश्न बन जाए कि प्रवाह के अंतर्गत 4 कौन-कौन से तत्व आते हैं, ठीक है, उप तत्व आते हैं जो प्रवाह के अंदर है, वो कौन-कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है शब्द प्रवाह। क्या आता है साथियों? शब्द प्रवाह, मतलब उपसर्ग एवं प्रत्ययों की सहायता से नए शब्द बनाना। ठीक है, जैसे करण में अगर हम अधि उपसर्ग जोड़ देंगे तो कौन सा बन गया? अधिकरण, है ना। तो अब देखिए हमने क्या नया शब्द बनाया ना, नई सोच हमने बताया था ना आपको कि कुछ नया विचार करना। सृजनात्मकता का मतलब क्या होता है? कुछ नया सोचना, कुछ नया विचार करना। अब अगला है वैचारिक प्रवाह। क्या है? वैचारिक प्रवाह। वैचारिक प्रवाह का मतलब क्या हो गया? विचारों की धारा। क्या हो गया साथियों? विचारों की धारा। इसके बाद अभिव्यक्ति प्रवाह। क्या है अगला? अभिव्यक्ति प्रवाह। अगर हम अभिव्यक्ति प्रवाह की बात करें तो अभिव्यक्ति प्रवाह का मतलब क्या होता है? अपनी बात को नए ढंग से कहना। क्या होता है? अपनी बात को नए ढंग से कहना होता है अभिव्यक्ति प्रवाह। ये आपको याद रखना है। तो अब इसके बाद एक और हो जाएगा साहचर्य प्रवाह। क्या हो जाएगा? साहचर्य प्रवाह। इसका मतलब क्या होता है? शब्दों या विचारों के बीच नए संबंध जोड़ना। क्या होता है? शब्दों या विचारों के बीच नए संबंध जोड़ना, ये होता है साहचर्य प्रवाह। तो ये आपको याद रखना है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? ये सभी आते हैं प्रवाह के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं साथियों? जो मौलिकता के तत्व है, इसमें जो पहला तत्व है प्रवाह, तो प्रवाह के अंतर्गत आते हैं ये 4 उप तत्व: शब्द प्रवाह, वैचारिक प्रवाह, अभिव्यक्ति प्रवाह और जो चौथा है साहचर्य प्रवाह। क्या आते हैं? साहचर्य प्रवाह। ये आपको अब देखने को मिलेगा। इसके बाद अगला है जेपी गिलफोर्ड। क्या थे? ये एक मनोवैज्ञानिक थे, जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने सृजनात्मकता के 4 प्रमुख गुण बताए हैं।
क्या बताए हैं? सृजनात्मकता के 4 प्रमुख गुण बताए हैं और इन गुणों को अगर हम समझें तो इन गुणों में क्या है, पहला गुण इन्होंने बताया, अगर कोई समस्या है तो उसकी पुनर्व्याख्या करना। क्या बताया? किसी समस्या की पुनर्व्याख्या करना। इसके बाद दूसरा है सामंजस्य स्थापित करना। क्या बताया? सामंजस्य स्थापित करना। फिर इसके बाद क्या बताया? तात्कालिक स्थिति से परे जाने की योग्यता, इसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी चिंतन। ये आपको बहुत याद रखना है, यहां से प्रश्न जरूर बनता है। ठीक है, एक बार प्रश्न पूछ चुका है कि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता के विषय में किसने कहा है अपसारी चिंतन के बारे में? तो किसने कहा है? जेपी गिलफोर्ड ने। किसने कहा साथियों? जेपी गिलफोर्ड ने। अगर इधर से हम थोड़ा सा कलर इसका चेंज करें तो ये किसने कहा है? जेपी गिलफोर्ड ने कहा है अपसारी चिंतन के बारे में। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो इन्होंने चौथा बताया, तो चौथा इन्होंने क्या बताया? तर्क एवं चिंतन के आधार पर अन्यों के विचारों में परिवर्तन लाना। हम अपने तर्क और चिंतन के आधार पर अन्य व्यक्तियों के विचारों में हम क्या ले आए? क्या ले आए? परिवर्तन ले आए। तो ये 4 जो प्रमुख गुण थे सृजनात्मकता के, ये जेपी गिलफोर्ड ने बताए हैं। अगर इनसे अगर कोई प्रश्न बनता है तो आपको ये याद रखना है कि सबसे पहला क्या बताया उन्होंने? सबसे पहला बताया कि कोई समस्या आती है तो हम उसकी दोबारा व्याख्या करें। क्या बताया? समस्या की व्याख्या करना। समस्या की व्याख्या। ठीक है, इसके बाद उसके बीच सामंजस्य स्थापित करना। क्या? सामंजस्य स्थापित करना। सामंजस्य स्थापित करना। इसके बाद अगला क्या है? अपसारी चिंतन। क्या है? अपसारी चिंतन। ये आपको याद रखना है, डाइवर्जेंट थिंकिंग। अपसारी चिंतन को आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है। इसके बाद अपने तर्क एवं चिंतन के आधार पर अन्यों के विचारों में परिवर्तन लाना। ये है सृजनात्मकता। ठीक है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार। इसके बाद सृजनात्मकता के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को हम देखेंगे। किसे देखेंगे? सृजनात्मकता के प्रमुख सिद्धांत हैं। हम इसे समझने का प्रयास करेंगे कि सृजनात्मकता के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं। तो सृजनात्मकता का जो पहला सिद्धांत है वो तो साथियों बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, सिगमंड फ्रायड। कौन है? सिगमंड फ्रायड। इन्होंने इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था सृजनात्मकता के संबंध में, जिसे इदम, अहम और परा अहम, ये 3 प्रकार के जो गुण बताए थे सृजनात्मकता से रिलेटेड सिगमंड फ्रायड ने, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और सबसे मेन चीज है अचेतन अवस्था में दमित इच्छाओं की अभिव्यक्ति। ठीक है, आपको हमने जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है ये हमने शॉर्ट वीडियो में डाला हुआ है, तो आप उधर से जाके इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। जो अचेतन मन होता है, ठीक है, अचेतन मन को हमने उसमें समझाया है आपको इस तरीके से। अगर ये समुद्र है, ठीक है, तो जो दबी हुई इच्छाएं होती हैं जिन्हें हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो वो इधर जो इधर होता है, ये क्या होता है? अचेतन मन। क्या होता है? अचेतन मन। तो ये इसके बारे में किसने बताया? ये बताया सिगमंड फ्रायड ने। इसके बाद है अगला अगला है प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। क्या है? प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत क्या है। तो इन्होंने बताया कि मस्तिष्क का जो दायां भाग होता है, क्या बताया इन्होंने? मस्तिष्क का जो दायां भाग होता है वो सृजनशील होता है। क्या होता है? सृजनशील होता है और सृजनात्मक और कलात्मक कार्यों के लिए प्रबल होता है। ठीक है, कौन सा? दायां भाग मस्तिष्क का। और इसके बाद जो बायां भाग होता है मस्तिष्क का, ये इन्होंने क्या बताया? बायां भाग में, बाएं भाग के लिए इन्होंने बताया तार्किक और भाषाई कार्यों के लिए ये प्रबल होता है।
किस सिद्धांत में? प्रमस्तिष्क गोलार्ध सिद्धांत में। ठीक है, मनोवैज्ञानिकों ने बताया कि पहला जो दायां भाग होता है मस्तिष्क का, वो सृजनशील और कलात्मक कार्यों के लिए प्रबल होता है। जो बायां भाग होता है या बायां गोलार्ध होता है, वो तार्किक और भाषाई कार्यों के लिए प्रबल होता है। ये आपको याद रखना है, इधर से भी प्रश्न बन सकता है। इसके बाद स्तर सिद्धांत है। क्या है? स्तर सिद्धांत, सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत है। तो ये आपको याद रखना है कि स्तर सिद्धांत दिया किसने था? तो जो सृजनात्मकता का स्तर सिद्धांत था, ये आई.ए. टेलर ने दिया था। किसने दिया था? सृजनात्मकता का जो स्तर का सिद्धांत था, ये किसने दिया? आई.ए. टेलर ने दिया। ठीक, इन्होंने कितने स्तर बताए? इन्होंने 5 क्रमिक स्तर दिए। कितने स्तर? 5 क्रमिक स्तर दिए सृजनात्मकता के, जिसमें जो पहला स्तर था, पहला स्तर क्या था? अभिव्यक्तात्मक स्तर। ठीक है, कौन सा था? अभिव्यक्तात्मक। दूसरा उत्पादक स्तर। तीसरा अन्वेषणात्मक स्तर। चौथा नवचारिक स्तर और पांचवा उदयात्मक स्तर। ठीक है, आई.ए. टेलर ने सृजनात्मकता के ये 5 स्तर दिए और इनको हमें याद रखना है कि कौन कौन से ये स्तर हैं। ठीक है, तो जो ये इनका क्रम है, ये निम्न से उच्च की ओर है। कहाँ से? ये हमें याद रखना है कि जो इनका ये क्रम दिया हुआ है, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर, निम्न स्तर से उच्च स्तर की ओर इनका क्रम है। उच्च स्तर की ओर ये इनका क्रम है। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे कुछ सिद्धांत इसके विषय में और हैं। प्राचीन काल की एक मान्यता है ईश्वर प्रदत्त उपहार। ठीक है, मानसिक उन्माद। तो मानसिक उन्माद क्या है? पागलपन और सृजन का संबंध। अंतर्दृष्टि विवाद क्या है? सूझ द्वारा अचानक नवीन विचार आना। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हमने आपको इधर ये पॉइंट रख दिया कि अगर यहाँ से क्वेश्चन बन जाए कि अंतर्दृष्टिवाद क्या है, तो क्या होता है? सूझ द्वारा अचानक नवीन विचार आना। ठीक है, मानसिक उन्माद क्या होता है? पागलपन और सृजन का संबंध। ईश्वर प्रदत्त उपहार क्या होते हैं? ये एक प्राचीन काल की मान्यता है कि सृजनात्मकता क्या है? ईश्वर प्रदत्त उपहार है। इसके बाद मापन एवं परीक्षण, किसका? सृजनात्मकता का मापन एवं परीक्षण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सृजनात्मकता का मापन। ठीक है, एवं परीक्षण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हमें याद रखना है किसको? ई पाल टोरेंस को। किसको याद रखना है? ई पाल टोरेंस को याद रखना है। हमें किसे याद रखना है? ई पाल टोरेंस को। इन्होंने क्या बताया? चित्रों, संकेतों और शब्दों के आधार पर 2 वर्ग, आकृतिक और शाब्दिक। ठीक है, इन्होंने 2 वर्ग बताए। इन्होंने 4 तत्वों का विकास किया। किसने? ई पाल टोरेंस ने। ठीक है, और जो ये 4 सिद्धांत दिए इन्होंने, कौन कौन से? वृत्त परीक्षण। कौन कौन से सिद्धांत दिए? वृत्त परीक्षण, चित्रपूर्ति, टीन के खाली डिब्बों का उपयोग और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क। ये इन्होंने प्रमुख परीक्षण किए 4 प्रकार के। ठीक है, कौन कौन से? वृत्त परीक्षण, चित्रपूर्ति, टीन के खाली डिब्बों का उपयोग और प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क, खिलौने के बदलते स्वरूप का वर्णन। ये चीज ठीक है, जो कि प्रोडक्ट इंप्रूवमेंट टास्क के अंतर्गत आता है। खिलौने के बदलते स्वरूप का वर्णन इन्होंने अपने परीक्षण के सिद्धांत में बताया। किसने? ई पाल टोरेंस ने। ठीक है, इनके साथ साथ जेपी गिलफोर्ड भी इसमें शामिल थे। कौन थे? ये आपको याद रखना है। कौन शामिल थे इसमें? जेपी गिलफोर्ड। ये आपको याद रखना है कि इसमें कौन कौन शामिल थे? जेपी गिलफोर्ड भी शामिल थे। तो अगर दोनों में से किसी का भी नाम आता है तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद बाकर मेहंदी थे। कौन थे? अगले मनोवैज्ञानिक थे बाकर मेहंदी।
ये भारतीय मनोवैज्ञानिक थे, शाब्दिक और अशाब्दिक। इन्होंने दो भागों में विभाजित किया, किसमें? शाब्दिक शब्द द्वारा और अशाब्दिक चित्रों द्वारा। इन्होंने दो भागों में विभाजित किया। किसको? सृजनात्मकता मापन को। ठीक है, किसको? सृजनात्मकता मापन को दो वर्गों में विभाजित किया, एक शाब्दिक और दूसरा अशाब्दिक। इसके बाद वी के पाशी, ठीक है, इन्होंने क्या किया? वी के पाशी ने 6 उप परीक्षणों का उल्लेख किया। कितने उप परीक्षणों का? 6 उप परीक्षणों का उल्लेख किया। कब? 1972 में। ठीक है, कब? 1972 में इन्होंने 6 उप परीक्षणों का उल्लेख किया। तो ये आपको याद रखना है। तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है इसमें ई पॉल टोरेंस, ठीक है, और बाकर मेहंदी, ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच में संबंध। क्या है? सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच में क्या संबंध होता है? तो ये ये एक मनोवैज्ञानिक थे, कौन? ई पॉल टोरेंस। ठीक है, सॉरी, ई पॉल टोरेंस नहीं, जैक्सन और गेटजल। कौन थे? जैक्सन और गेटजल थे। इन्होंने क्या किया? बताया दोनों के बीच संबंधों को। किसके किसके बीच में? सृजनात्मकता और बुद्धि के बीच के संबंध के विषय में कुछ चीजें बताई। जैसे इन्होंने एक चीज बताई, जैक्सन और गेटजल ने, उच्च बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि वो सृजनशील हो। बिल्कुल सही बात है कि अगर कोई किसी की बुद्धि लब्धि उच्च है तो ये जरूरी थोड़ी है कि वो सृजनशील हो। ठीक है, लेकिन सृजनशील बालक क्या होता है? बुद्धिमान हो सकता है। लेकिन सृजनशील बालक क्या हो सकता है? बुद्धिमान हो सकता है। इसके बाद बुद्धि के बारे में, बुद्धि क्या है? किसी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता। क्या है बुद्धि? किसी समस्या का संपूर्ण हल प्राप्त करने की योग्यता बुद्धि है। इन्होंने ये बताया। और सृजनात्मकता को क्या बताया? ठीक है, सृजनात्मकता को बताया, जो मैंने आपको बताया कि नवीन खोज या नवीन उत्पाद करने की क्षमता क्या है? सृजनात्मकता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें किस प्रकार का, इनमें किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। किसमें किसमें? सृजनात्मकता और बुद्धि में। किसमें? सृजनात्मकता और बुद्धि में धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, सृजनात्मकता और बुद्धि में। सृजनात्मकता और बुद्धि में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? तो धनात्मक सहसंबंध पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद अगला है सृजनशील बालक की विशेषताएं। ठीक है, क्या है? सृजनशील बालक की विशेषताएं क्या होती हैं? तो ये काफी इंपॉर्टेंट शीर्षक है, टॉपिक है आपके लिए। यहाँ से प्रश्न बन जाता है और पूछे भी गए हैं। तो सृजनशील बालक की विशेषताओं को अगर हम समझने का प्रयास करें कि सृजनशील बालक क्या होते हैं, तो अगर हम इधर देखें तो ई पॉल टोरेंस, अब इधर देखेंगे, किसने? ई पॉल टोरेंस और वेरोन। ठीक है, इन मनोवैज्ञानिकों ने सृजनशील बालकों के कितने गुण बताए? 84 गुण बताए। कितने गुण बताए? 84 गुण बताए टोरेंस महोदय ने। ठीक है, इन दोनों ने कितने गुण बताए? 84 गुण, जिनमें से कुछ प्रमुख गुण, जिनमें से कुछ प्रमुख गुण थे, तो वो हम समझेंगे कौन कौन से। सृजनशील अगर बालक है तो उसमें स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होगी। क्या होगी? स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होगी। इसके बाद हंसी मजाक करने की भी प्रवृत्ति होगी। ठीक है, इसके बाद जटिल समस्याओं में रुचि होगी। वह चाहेगा कि मुझे जटिल समस्याएं मिलें और मैं उनको सॉल्व करूं। इसके बाद जोखिम उठाने की क्षमता होगी सृजनशील बालक में। इसके बाद मौलिकता से परिपूर्ण होगा। ठीक है, और इसके बाद साहसिक एवं दृढ़ निश्चयी होगा। सृजनशील बालक के ये गुण हैं। उत्सुकता उसके अंदर रहेगी, किसी चीज को जानने की क्यूरियोसिटी। ठीक है, इसके बाद परिकल्पनात्मकता। ठीक है, तो ये 8 प्रमुख गुण हैं सृजनशील बालक के, जो हमने आपको बताए। और अगर हम और समझने का थोड़ा प्रयास करें
कि सृजनात्मकता और शिक्षा क्या होती है। क्या है? सृजनात्मकता और शिक्षा को हम इधर समझने का प्रयास करेंगे। सृजनात्मकता और शिक्षा, सृजनात्मकता और शिक्षा, इसको अगर हम समझने का प्रयास करें, सृजनात्मकता और शिक्षा को, तो देखिए इन दोनों का कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ संबंध है इन दोनों का। और शिक्षा से ही सृजनात्मकता की क्षमता का विकास होता है, ये आपको याद रखना है। क्या? शिक्षा से ही, इधर ये कट रहे हैं शब्द, तो अगर हम इधर थोड़ा सा और नीचे लिखें इस पॉइंट को, ये शिक्षा से ही सृजनात्मकता का विकास होता है, ये आपको याद रखना है। सृजनात्मकता का विकास होता है, शिक्षा से ही सृजनात्मकता का विकास होता है। ठीक है, तो सृजनशील व्यक्ति ही, इधर हम आगे देखेंगे। ठीक है, इधर सृजनशील व्यक्ति ही, सृजनशील व्यक्ति ही क्या हो सकता है? लेखक हो सकता है, लेखक, कलाकार, लेखक, कलाकार, चित्रकार, वैज्ञानिक, वैज्ञानिक, संगीतकार, संगीतकार, इंजीनियर आदि हो सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इधर से अगर प्रश्न पूछे जाए कि कोई व्यक्ति चित्रकारी में बहुत ही इंटरेस्टेड है, तो वह किस प्रकार का व्यक्ति है? तो किस प्रकार का व्यक्ति होगा? सृजनशील व्यक्ति होगा। अगर कोई व्यक्ति संगीत में रुचि रखता है, तो किस प्रकार का व्यक्ति है? सृजनशील व्यक्ति है। तो इस तरीके के प्रश्न आपसे अगर यूपी टेट में पूछे जाएं, तो आपको तुरंत इसका जवाब देना है। तो इस तरीके से हमने क्या हुआ, सृजनात्मकता जो टॉपिक था, इसको हमने आपके सामने समझाने का प्रयास किया, और आशा है कि अब इस टॉपिक से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं जाएगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। और अगर हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखें जो अति लघु उत्तरीय टाइप के हैं, तो देखिए इधर एक ये प्रश्न पूछा गया है, सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना या उत्पादन में होती है, ये किसका मत है? तो क्या होगा? जेम्स ड्रेवर का। सृजनात्मकता का स्तर का जो सिद्धांत है, ये किसने दिया? आई.ए. टेलर ने दिया, ये आपको याद रखना है। वी के पासी ने कितने उपपरीक्षण सिद्धांत दिए? ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो कितने दिए? 6 दिए। इसके बाद सृजनशील बालक में निर्णय लेने की प्रवृत्ति कैसी होती है? ये स्वतंत्र प्रवृत्ति का बालक होता है सृजनशील बालक, स्वतंत्र निर्णय लेने की उसमें क्षमता होती है। कैसे? स्वतंत्र, स्वतंत्र निर्णय, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता, स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता होती है। कैसे? सृजनशील बालक में। इसके बाद जो बुद्धि का संरचना सिद्धांत है, इसमें किस चिंतन को महत्व दिया गया है? अपसारी चिंतन को महत्व दिया गया है। किस चिंतन को? अपसारी चिंतन को महत्व दिया गया है। और ये किसने बताया था अपसारी चिंतन के बारे में? मैंने आपको बताया, गिलफोर्ड ने। किसने बताया था? देखिए मैंने आपको बताया अपसारी चिंतन के बारे में, जेपी गिलफोर्ड ने। इधर मैंने देखिए आपको ये बताया हुआ है। तो अपसारी चिंतन से प्रश्न बन चुके हैं, इस वजह से मैंने आपको इसमें थोड़ा सा ज्यादा गौर किया, आपको समझाने का प्रयास किया। तो साथियों, सृजनात्मकता का जो टॉपिक है यहीं से समाप्त होता है, और आशा है सभी को जो ये बाल विकास से संबंधित ये टॉपिक है, सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें भी आपके लिए वीडियो बनाने के का मनोबल प्राप्त होता रहे। तो सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपनी तैयारी बनाए रखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।